एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को टॉलीगंज से दिया टिकट। ममता बनर्जी ने व्हीलचेयर पर रोड शो में दिखाई अपनी ताकत। वहीं चुनाव आयोग ने कथित हमले की आशंकाओं को किया खारिज। डीडवाना में महिला शिक्षिका के अपहरण और दुष्कर्म के प्रयास का मामला। बेनीवाल ने दी चेतावनी, जरूरत पड़ी तो करेंगे खुनखुना थाने का घेराव। खत्म नहीं हो रहा कांग्रेस नेताओं का जिला स्तरीय राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अंदर खाने पड़ रही नाराजगी। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सुप्रियो को टॉलीगंज से टिकट दिया गया है। वहीं एक्टर यशदास गुप्ता को चंडीलता से मैदान में उतारा गया है। सांसद लॉकेट चटर्जी चुरचुरा से चुनाव लड़ेंगे। अंजना बासु सोनारपुर साउथ से, राजीव बनर्जी डोमजुर से, पायल सरकार बेहला ईस्ट से, अलीपुरद्वार से अशोक लाहिरी को टिकट दिया गया है। बीजेपी की लिस्ट में कई सांसद, एक्टर, एक्ट्रेस और जाने पहचाने नाम हैं। वहीं तमिलनाडु के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करते हुए अरुण सिंह ने कहा कि तमिलनाडु में बीजेपी एनडीए के साथी के रूप में चुनाव लड़ रही है। हम राज्य के 20 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश अध्यक्ष एल मुरुगन धारापुरम से चुनाव लड़ेंगे। वरिष्ठ नेता एच राजा कराईकुडी से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि केरल में बीजेपी 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी 25 सीटें 4 पार्टियों के लिए छोड़ी जाएंगी। ई श्रीधरन पल्लक्कड़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने असम में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के तिनसुकिया और राजनाथ सिंह ने बिस्वनाथ में चुनावी रैली को संबोधित किया। शाह ने सीएम सर्बानंद सोनोवाल सरकार के 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि 5 साल के बाद असम में न आंदोलन है न आतंकवाद है। शांति के साथ प्रदेश में विकास हो रहा है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज हम यहाँ पर आने वाले असम विधानसभा चुनाव में अगली सरकार किसकी बनेगी इसके निर्णय के लिए यहाँ आए हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी रैली में कहा कि त्रिपुरा में हमारी सरकार बन गई है, अब असम बंगाल में भी बनने जा रही है। त्रिपुरा, असम पश्चिम बंगाल के बॉर्डर बांग्लादेश से लगते हैं। यहाँ बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो बांग्लादेश से भारत आने वाले अधिकांश रास्ते ब्लॉक कर देंगे और बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में नहीं आ पाएंगे। कांग्रेस के लोग 15 साल तक शासन करने के बाद फिर आपसे वोट मांग रहे हैं। उनसे पूछा जाना चाहिए कि 15 वर्षों तक हमने असम में आपको सरकार चलाने के लिए पूरा समर्थन दिया, लेकिन उसके बावजूद आपने असम का विकास क्यों नहीं किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने व्हीलचेयर पर रोड शो करके अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। चोट के बाद ममता बनर्जी पहली बार प्रचार के लिए सड़क पर उतरी। इस अवसर पर एमपी अभिषेक बनर्जी सहित टीएमसी के नेता उपस्थित थे। ममता बनर्जी जब अपने काली घाट स्थित आवास से निकली तो उनका शंख ध्वनि के साथ स्वागत किया गया। ममता व्हीलचेयर पर कोलकाता के गांधी मूर्ति सर्किल पहुंची और यहां से हाजरा तक के लिए अपना रोड शो शुरू कर दिया। इस दौरान उनके साथ काफी बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। वहीं उनकी सुरक्षा के मद्देनजर रास्ते में जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगाए गए और पुलिस बल की तैनाती भी की गई। उधर चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कथित हमले की आशंका को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हमले के कोई सबूत नहीं है। ये एक हादसा था। पर्यवेक्षकों और मुख्य सचिव की रिपोर्ट पर चुनाव आयोग ने बैठक लेने के बाद ये फैसला दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगी चोट एक हादसा है। निर्वाचन आयोग की ओर से पर्यवेक्षकों और मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय की रिपोर्ट में हमले का जिक्र नहीं है। चोट की वजह भी नहीं बताई गई है। आयोग ने कहा कि यह हमला नहीं, एक हादसा है। वहीं चुनाव आयोग के फैसले के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि हम निडर होकर लड़ते रहेंगे। ममता ने ट्वीट किया, हम निर्भीक होकर लड़ते रहेंगे। मैं अभी भी बहुत दर्द में हूं, लेकिन उससे ज्यादा मुझे अपने लोगों का दर्द महसूस हो रहा है। अपने राज्य की रक्षा की लड़ाई में हमें बहुत नुकसान हुआ है और आगे भी हम किसी भी तरह की तकलीफ उठाने को तैयार हैं, लेकिन हम अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ते रहेंगे, किसी के सामने झुकेंगे नहीं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जनता दल यूनाइटेड में विलय हो गया है। इसके पहले आरएलएसपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी। आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अब वे नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करेंगे। पटना स्थित जेडीयू कार्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी संख्या में नेताओं के साथ जेडीयू का दामन थाम लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गले मिलकर उनका स्वागत किया। कुशवाहा ने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार चुनाव में जनादेश नीतीश कुमार को मिला। हमने जनादेश का सम्मान करते हुए
जेडीयू में विलय का फैसला किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा कि बढ़ती हुई आबादी भारत के साथ साथ पूरे विश्व के लिए समस्या है। भारत में बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए 2 बच्चों का कानून बनाना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे किसी धर्म, जाति और संप्रदाय से नहीं जोड़ना चाहिए। इंद्रेश कुमार ने रांची प्रेस क्लब में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कही। उन्होंने कहा कि 1857 में 83 लाख वर्ग किलोमीटर का भारत था और जनसंख्या 35 करोड़ थी। 1950 में 31.5 किलोमीटर का भारत रह गया और जनसंख्या 34 करोड़ थी। आज भूमि उतनी ही है लेकिन जनसंख्या 130 करोड़ से अधिक हो गई है। जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि होने से परेशानी सबको हो रही है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि 2 बच्चों की नीति तथाकथित धर्मनिरपेक्ष सरकार के समय ही बनी। आज भी बोर्ड पर दिखाई देता है परंतु वैसा हो नहीं सका। भारतीय रेलवे यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त भार बढ़ा सकता है। रेलवे रात के समय ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों से अब 10 से 20% अधिक किराया वसूल सकता है। गौरतलब है कि अधिकारियों ने रेलवे की आय में वृद्धि के लिए रेलवे मंत्रालय को ये सुझाव दिया है, जिस पर मार्च के अंत तक फैसला लिया जा सकता है। रेलवे अफसरों ने मंत्रालय से कहा कि भोपाल से दिल्ली और मुंबई की यात्रा रात के समय कर रहे यात्रियों को अधिक सुविधा मिलती है। इस कारण रेलवे उनसे नाइट जर्नी के नाम पर स्लीपर श्रेणी में 10%, AC 3 में 15% और AC 2 व AC 1 श्रेणी में 20% तक किराया वसूल सकता है। असल में पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने के उद्देश्य से करीब 6 माह तक ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया था। इस फैसले की वजह से रेलवे की वित्तीय स्थिति पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा, जिसके बाद अपनी आय के स्रोतों को बढ़ाने के लिए रेलवे विभिन्न जोन से रेलवे सुझाव मांगे थे। ऐसे में सुझाव मिला कि जब यात्री रात में यात्रा करना पसंद करते हैं तब ऐसे में रेलवे को उनसे किराया भी उसी हिसाब से लेना चाहिए। ऐसा करने से उसकी आय बढ़ेगी। पर्यटन विभाग का जिम्मा मिलते ही गोविंद सिंह डोटासरा ने कामकाज संभालना शुरू कर दिया है। डोटासरा ने विभाग की समीक्षा बैठक की भी तैयारी कर ली है। जानकारी के मुताबिक डोटासरा 16 मार्च को सुबह 11 बजे विभाग की बैठक लेंगे। पर्यटन भवन में ये बैठक प्रस्तावित है। बैठक में विभाग सचिव आलोक गुप्ता, निदेशक निशांत जैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। समीक्षा बैठक में विभाग की अलग अलग शाखाओं का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा। आरएलपी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने डीडवाना में महिला शिक्षिका के अपहरण और दुष्कर्म के प्रयास पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपराधियों के बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देने पर चिंता जताई और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और ऐसे मामलों में कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी वारदातों से फिर से ये साबित होता है कि नागौर जिले में पुलिस का कोई इकबाल नहीं है। सांसद बेनीवाल ने राज्य सरकार और पुलिस से सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके उच्च स्तरीय कार्रवाई की अपील की। साथ ही मामले में खुनखुना थाना अधिकारी को निलंबित करने और मामला संज्ञान लेने में देरी को लेकर एडिशनल एसपी डीडवाना और वृत्ताधिकारी डीडवाना की भूमिका की जांच की मांग की। सांसद ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो आरएलपी खुनखुना थाने का घेराव करेगी और आरएलपी के विधायक मामले को विधानसभा में भी उठाएंगे। प्रदेश में जिला स्तरीय राजनीतिक नियुक्तियों के लिए नेताओं का इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन भले ही जिला स्तरीय राजनीतिक नियुक्तियां जल्द होने के दावे करते हो, लेकिन उनके ये दावे खोखले ही साबित हो रहे हैं। हैरत की बात यह है कि जिला स्तरीय और उपखंड स्तरीय राजनीतिक नियुक्तियों के लिए प्रदेश कांग्रेस भी जिला पदाधिकारियों को परफॉर्मा थमाकर भूल गई है। जानकारी के मुताबिक जिला प्रभारियों को परफॉर्मा थमाए लगभग 1.5 माह का समय बीत चुका है, लेकिन पीसीसी ने अभी तक इसकी कोई सुध नहीं ली है। परफॉर्मा को लेकर न तो प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय ने जिला प्रभारियों से संपर्क किया और न ही जिला प्रभारियों ने आगे बढ़कर परफॉर्मा भरकर पीसीसी को सौंपे। ऐसे में राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार कर रहे कार्यकर्ताओं और नेताओं में अंदर खाने नाराजगी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस हलकों में चर्चा इस बात की है कि प्रदेश स्तरीय तो दूर की बात, जिला और उपखंड स्तर पर भी कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियों से महरूम रहना पड़ सकता है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।